पूर्व पक्ष के अनुसार ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म और जगत में विलक्षणता यानी भेद होने के कारण ब्रह्म जगत का कारण उपादान कारण नहीं हो सकता, निमित्त कारण हो सकता है। उसमें दृष्टांत दे दिया कार्य और कारण में विलक्षण होने से, क्योंकि कार्य है जड़ और कारण है चेतन, तो दोनों में विलक्षणता है, इसलिए उपादान कारण नहीं हो सकता। और लोक में तो जो कार्य कारण देखा जाता है वह समान देखा जाता है। जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, तो घट कैसा है, घट भी जड़ है और मृत्तिका भी जड़ है, इसलिए कार्य कारण में समानता देखे जाने के कारण ब्रह्म में, ब्रह्म रूप कारण में, जगत रूप कार्य में विलक्षण देखे जाने से, भेद देखे जाने से, विलक्षण का अर्थ होगा भेद, तो भेद देखे जाने से ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण नहीं हो सकता, बल्कि निमित्त कारण ही अकेला है। ऐसे पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती आगे कहता है, इति आक्षिप्ते प्रतिधत्ते, इस प्रकार से आक्षेप की प्राप्ति हो जाने पर समाधान करते हैं। प्रतिधत्ते, जो ऐसा जो सिद्धांत जो आक्षेप आ गया था उस आक्षेप का उत्तर देते हैं, समाधान करते हैं। प्रतिविधत्ते, विधत्ते कथन करते हैं, बी पूर्वक धा करोति अर्थ में आती है धत्ते। अब इस प्रकार से कहते हैं, तो सूत्र का पाठ करते हैं। दृश्यते तू, दृश्यते तू, कि देखा जाता है कि कार्य और कारण में, लोक में विलक्षण भी देखा जाता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कार्य और कारण में विलक्षण नहीं देखा जाता। लोक में भी जड़ से चेतन की उत्पत्ति, चेतन से जड़ की उत्पत्ति लोक में देखी जाती है। जैसे शरीर रूप चेतन से नख केश आदि जड़ की उत्पत्ति होती है, और गाय का गोबर आदि जो होता है वो कैसे जड़ है, उससे वृश्चिक आदि की उत्पत्ति होती है, चेतन वृश्चिक आदि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से तो तू शब्द यहाँ पर शंका को खंडन करने के लिए है, व्यावर्तन करने के लिए है। वादी का जो मत है वो ठीक नहीं है कि चेतन से तद विलक्षण अचेतन की उत्पत्ति होती है, अचेतन से चेतन, अचेतन से उनसे विलक्षण चेतन की उत्पत्ति लोक में देखी जाती है। इसलिए अचेतन जगत चेतन प्रकृति वाला है, अतः चेतन रूप कारण वाला है, चेतन से उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार से अब भगवान भास्कर इस सूत्र का व्याख्यान करते हैं। तो तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, तू शब्द पूर्व पक्ष को खंडन करने के लिए है, विलक्षण दिखलाने के लिए है। तो कहते हाँ, व्यावर्तन, व्यावर्तयति खंडन करना, उसके विपरीत दिखलाना, जो बोला गया है उसके विपरीत, तो विपरीत बोल दिया तो खंडन हो गया, तो व्यावर्तन कर दिया, खंडन कर दिया, खंडन करने के लिए। तो कहाँ खंडन करने के लिए है, तो कहते यद उक्तम विलक्षणत्वात् न इदम जगत ब्रह्म प्रकृति कम इति, है जो आपने कहा था कि कार्य और कारण में भेद होने से है जो जगत ब्रह्म प्रकृति वाला नहीं है। क्या नहीं है, ब्रह्म प्रकृति वाला जगत नहीं है, क्योंकि कार्य और कारण में विलक्षणता देखी जाने से, इसलिए जड़, कोई जड़ होना चाहिए, ब्रह्म से विलक्षण कोई दूसरा ही जड़ कारण होना चाहिए, चाहे वो नैयायिकों के अनुसार परमाणु हो जाए, चाहे सांख्य के अनुसार प्रकृति हो जाए, चाहे स्वभाववादी के अनुसार पंचार महाभूत ही हो जाए। इस प्रकार से अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्ष सिद्धांती पूर्व पक्षी के ऊपर विकल्प करता है कि जो आप विलक्षण मानते हैं, संपूर्ण देश को विलक्षण मानते हैं अथवा कुछ देश को विलक्षण मानते हैं, जो विलक्षणता में हेतु कार्य और कारण में विलक्षण होने से ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण नहीं है, ऐसा जो दृष्टांत दिया है, हेतु दिया है, तो विलक्षण में जो हेतु थोड़े देश के लिए लिया है कि संपूर्ण देश के लिए,
यत किंचित वैलक्षण में हेतु है अतो बहु वैलक्षण। कार्य और कारण में भेद थोड़े एक देश के लिए है, इसलिए कार्य कारण में विलक्षणता हो जाने से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं है। अथवा पूरा ही देश में विलक्षण है, कार्य और कारण में पूरा का पूरा ही भेद है। इस हेतु से ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण नहीं हो सकता। अथवा एक देश को लेकर के, जैसे एक देश के जैसे हमारा शरीर है, पूरा पूरा शरीर तो पूरा देश हो गया, लेकिन हाथ है, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया तो एक देश हो गया, ये भेद हो गया। सामान्य व्यक्ति के प्रति कोई एक एक व्यक्ति का हाथ कट गया तो पैर कट गया अथवा आंख फूट गई तो भेद हो गया, तो एक देश हो गया। संपूर्ण देश जैसे काला और गोरा, तो संपूर्ण देश काला और गोरा हो जाते, तो गोरा गोरा अलग हो गया, काला काला अलग हो गया, तो संपूर्ण देश में विलक्षणता हो गई। तो ऐसे सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्षी के ऊपर विलक्षण भेद किए जाने पर, विकल्प किए जाने पर आद्य में व्यभिचार दिखलाते हैं कि एक देश को लेकर के विलक्षण भेद हो जाएगा, इस हेतु से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं होगा। तो कहते न अयम एकांत है, कोई अत्यंत एकांत नियम नहीं है कि थोड़े से भेद को लेकर के ही ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता, ऐसा कोई नियम आत्यांतिक नियम नहीं है। तो क्यों नहीं है भाई, उसको सिद्धांत दिखलाते इस हेतु से कि दृश्यते ही लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धिभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानाम केश नखादीनाम उत्पत्ति। तो दृश्यते तो जो सूत्र आया उसका ये पंक्ति है, कहते हैं लोक में हियन, क्योंकि लोक में देखा जाता है चेतन प्रसिद्ध चेतन के द्वारा, जो प्रसिद्ध चेतन है प्रसिद्ध पुरुषों के शरीर से विलक्षण केश नखादि की उत्पत्ति लोक में देखी जाती है। तो यहाँ पर चेतन से यत किंचित भेद को लेकर के, तो कहते हैं यत किंचित भेद को लेकर के चेतन जीवात्मा के शरीर से, लोक में जो चेतन प्रसिद्ध है ऐसे प्रसिद्ध जीवात्मा के शरीर से, प्रसिद्ध जीवों से पुरुषों से विलक्षण जो केश नखादि हैं उनकी उत्पत्ति देखी जाती है। जैसे हम शरीर को काटें, अंग को काटें, शरीर को काटते हैं तो दर्द होता है, लेकिन नाखून और केश को काटे तो दर्द नहीं होता। नाखून को और केश को काटने से हमको दर्द नहीं होता, लेकिन हम खाल को काट दें तो खाल को काट दें तो बहुत दर्द होगा, है ना। शरीर का केश और नख को छोड़ करके अन्य किसी भी अंग को काट दिया जाए थोड़े देर के लिए तो फिर वो क्या होता है, दर्द उत्पन्न करता है। लेकिन केश को काट दो चाहे नख, और नख को काट दो तो बिल्कुल भी दर्द उत्पन्न नहीं होता। किस प्रकार से, अब कहते हैं एक दृष्टांत दे दिया कि चेतन से अचेतन की उत्पत्ति। अब अचेतन से चेतन की उत्पत्ति, अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो दृश्यक आदि नाम। अचेतन से प्रसिद्ध गोमयादि जो जड़ है उस जड़ से वृश्चिक आदि की उत्पत्ति देखी जाती है। तो वृश्चिक हो गया, कौन हो गया, बिच्छू। वृश्चिक राशि है ना, वृश्चिक राशि, तो बिच्छू, तो बिच्छू है। और कैसे कीड़े मकोड़े आदि है, तो कीड़े मकोड़े आदि जड़ से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे गो आदि है, कहीं पर गोबर आदि कर देती है तो फिर वहां पर गोबर पड़ा रहता है, उससे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। बिच्छू भी पैदा हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, यद्यपि उनमें सूक्ष्म बीज रहता है ना। सूक्ष्म बीज होने के कारण उनमें ऐसे वहां से पैदा हो जाते हैं, कारण तो है सूक्ष्म बीज, तो इसलिए वहां से उत्पन्न हो जाता है उनका शरीर। इससे वृश्चिक आदि का जड़ से शरीर की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर अचेतन से लोक में प्रसिद्ध अचेतन गोमय आदि से वृश्चिक आदि की उत्पत्ति लोक में देखी जाती है। अब पूर्व पक्षी कहता है कि अचेतन से चेतन की उत्पत्ति, चेतन से अचेतन की उत्पत्ति, जो आपने हेतु दिया है वो हेतु कैसा ठीक नहीं है, हेतु ना होकर हेत्वाभास है। क्योंकि जड़ वहां भी जड़ से जड़ की उत्पत्ति देखी जाती है।
हेतु की असिद्धि, हेतु सत्य नहीं है, इसमें व्यभिचार की आशंका को लेकर के शंका करते हैं। हेतु के न होने से व्यभिचार नहीं, ऐसी शंका कर, हेतु के न होने से, जो हेतु दिया है यहाँ पर कहते हैं चेतन से, चेतन से अचेतन की उत्पत्ति, अचेतन से चेतन की उत्पत्ति, ये कोई हेतु नहीं है। तो हेतु न होने के कारण हमारे विलक्षण में, हमारा जो विलक्षण है हेतु दिया है हमने, वो हेतु का व्यभिचार नहीं हो सकता, क्योंकि लोक में ऐसा नहीं देखा जाता कि यहाँ पर चेतन ने जड़ की उत्पत्ति, यहाँ तो जैसे पिता माता पिता ने कोई पुत्र की उत्पत्ति करी, तो यहाँ पर भी उन्होंने जड़ से जड़ की उत्पत्ति करी। उनका माता पिता का शरीर भी जड़ है और उस आगे उत्पन्न होने वाला वो शरीर भी जड़ है, तो जड़ से जड़ की उत्पत्ति हुई है, ना कि चेतन से जड़ की उत्पत्ति इत्यादि। तो ये ऐसा कोई हेतु नहीं है कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति और चेतन से जड़ की उत्पत्ति, ऐसा हेतु नहीं है। इसलिए हेतु न होने से हमारा विलक्षण भेद की विलक्षण जो हेतु है उसमें व्यभिचार की शंका नहीं आ सकती। ऐसी पूर्व पक्षी के द्वारा प्रश्न किए जाने पर कहते ननु अचेतनानि एव पुरुषादि शरीराणि अचेतनानाम केशनकादीनाम कारणानि। पूर्व पक्षी कहता है भाई अचेतन जो पुरुष के शरीर आदि हैं, पुरुष के जो शरीर आदि हैं वे कैसे अचेतन हैं, ऐसे अचेतन पुरुष के शरीर आदियों से केश नख आदि की उत्पत्ति हो जाती है। तो केश नख आदि का कारण कौन आ गया, पुरुष के शरीर हो गए, ना कि पुरुष। पुरुष के शरीर कैसे है, जीव की उत्पत्ति के केश नख आदि के हेतु हैं, लेकिन स्वतंत्र पुरुष है केश नख आदि की उत्पत्ति का हेतु नहीं है। उसमें और कहते हैं, अब पहला कह दिया पुरुष के शरीर जो अचेतन है वह ही केश नख आदि अचेतनों के कारण होते हैं। अचेतनानि च वृश्चिक आदि शरीराणि अचेतनानाम गोमयादीनाम कार्याणि इति। जो वृश्चिक आदि का जो शरीर है, चेतन वृश्चिक आदि का जो अचेतन शरीर है, उस शरीर का जो कारण कौन है, गोमयादि। तो गोमयादि गोमय, तो गोमय आदि भी जड़ है। तो गोमय जड़, गो का जो विकार, गो का जो विकार होता है, जैसे गो का विकार कौन हो गया, दूध है, दही है, घृत है, और गो गाय का गोबर है ना। तो गो विकार गोमय शब्द से प्रयोग कर देते हैं। तो गोमय यानी गाय का विकार जो गोबर आदि है उस वह भी जड़ है, और वृश्चिक आदि का शरीर भी जड़ है। तो वृश्चिक आदि का शरीर गोमय, गो के विकार जो गोबर है उससे वृश्चिक आदि का शरीर की उत्पत्ति होती है। तो दोनों ही तो जड़ है, तो जड़ से जड़ की उत्पत्ति हो रही है। ऐसे गोमय आदि के कार्याणि कौन हो गए, वृश्चिक आदि का शरीर। उसी प्रकार से चेतन जीवात्मा का जो शरीर है वो शरीर भी जड़ है, उससे केश नख आदि की उत्पत्ति होती है। तो केश नख आदि भी कैसे हैं, जड़ है। इसलिए आप कैसे कह सकते हो कि चेतन से अचेतन की उत्पत्ति, अचेतन से चेतन की उत्पत्ति। शरीर टीका में आया है 961 नंबर पृष्ठ की तीसरी पंक्ति, एक शरीर का और केश आदियों का प्राणित्व अप्राणित्व रूप वैलक्षणम अस्ति। यहाँ पर कहते हैं अच्छा, इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति उसका समाधान करता है कि यद किंचित वैलक्षणम अस्ति, थोड़ा तो वैलक्षण भेद है, थोड़ा तो वैलक्षण है, इसमें व्यभिचार हो जाएगा, है ना। इसको लेकर के पूर्व पक्षी के द्वारा कहा भैया कि थोड़ा सा वैलक्षण भेद है, कार्य और कारण में भेद होने से चेतन और जड़ में वैलक्षण भेद होने से इसी ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं है, बल्कि यहाँ पर जड़ का ही कारण है। इस प्रकार से आपने कहा कि विलक्षणता नहीं हो सकती कार्य कारण में, इसलिए
ब्रह्म विलक्षण मतलब पूर्व पक्षी कहता है कार्य कारण विलक्षण नहीं देखा जाता इसलिए, और लेकिन आप ब्रह्म रे चेतन है और जगत जड़ है, इसमें तो भेद है स्पष्ट। इसलिए यहाँ पर चेतन से जड़ जगत की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि प्रकृति आदि से उत्पत्ति होती है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि थोड़ा सा भेद है, का बहुत पूरा भेद है, कि थोड़ा सा भेद है। तो यदि किंचित भेद मानने पर, यदि किंचित भेद मानने पर भी कोई दोष नहीं है। तो कहते हैं यदि किंचित विलक्षण अस्ति, जो भेद है इसीलिए व्यभिचार हो जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं, समाधान करते हैं। थोड़ा सा भी यत किंचित कार्य का थोड़ा सा विलक्षण है, इस प्रकार से व्यभिचार हो जाएगा। अर्थात जड़ और चेतन में विलक्षण हो जाने से ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति हो जाती है। समान पूरा कैसा, चेतन से पूरा ही पूरा, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकते कि भाई तो पूरा पूरा भेद हो, पूरा पूरा भेद है तो इसलिए, अथवा थोड़ा भेद है इसलिए ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा भेद होने पर ब्रह्म जगत का कारण बन जाता है। उसी को लेकर समाधान करते हैं कि उच्यते एवं अपि किंचिद अचेतनम चेतनस्य आयतनम आयतन भाव उपगच्छति किंचित न इति अस्ति एव वैलक्षण्यम। एवं इस प्रकार से किंचित कुछ अचेतन चेतन का आयतन भाव को प्राप्त होता है, यानी कुछ भेद है चेतन और अचेतन में। अचेतन चेतन का आयतन भाव को उत्पन्न होता है कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर नहीं होता। तो किंचित नास्तिव, इसलिए कहीं कहीं पर चेतन चेतन का अचेतन यानी आधार नहीं बनता, कहीं कहीं पर चेतन का अचेतन आधार बनता है और कहीं कहीं पर आधार नहीं बनता। इसलिए थोड़ा तो भेद है, तो थोड़ा भेद हो जाने से ब्रह्म जगत के प्रति कारण है। इसलिए शरीर और केश आदियों का प्राणित्व को लेकर के अप्राणित्व को लेकर के विलक्षण भेद है। इस हेतु से थोड़ा सा भेद है, तो थोड़ा सा भेद मान लेने से तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म जगत के प्रति कारण हो जाएगा। जैसे जैसे शरीर में चेतन आश्रित करके रहता है और समष्टि में चेतन में शरीर आश्रय करके रहता है। अब द्वितीय के कहते हैं, द्वितीय में भी यहाँ पर वर्णन करते हैं, द्वितीय में व्यभिचार को वर्णन करते हैं कि संपूर्ण भेद हो जाने पर, विलक्षणता भेद हो जाने से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता है। जगत और चेतन में संपूर्ण व्यभिचार मतलब कैसा भेद है, इसलिए ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता, इसमें व्यभिचार दिखलाते हैं। थोड़ा सा भेद होने पर ब्रह्म जगत के प्रति कारण हो सकता है, इसलिए व्यभिचार हो गया। तो कहते हैं आप संपूर्ण भेद होने पर भी ब्रह्म जगत के प्रति कारण हो जाएगा, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यहाँ पर कहते हैं कि महंस अयम पारिमाणिकम स्वभाव विप्रकर्ष पुरुषादीनाम केश नकादीनाम केश नकादीनाम च स्वरूपादि भेदात। कहते हैं महंस अयम पारिमाणिक, अयम महान है, महान परिमाण के द्वारा प्राप्त होने वाले को कहते हैं पारिमाणिक, परिमाण के भाव को कहते हैं पारिमाणिक। तो यह जो महान भेद है परिणाम को लेकर के, स्वभाव में विप्रकर्ष, स्वभाव में विरोधाभास, किसमें, पुरुषादि नाम और केश नकादि नाम, पुरुष आदियों का और केश नकादि का स्वरूप में कैसा है, परिणाम को लेकर के स्वरूप भेद होता है, स्वरूप आदि भेद है। एक में एक पुरुष का शरीर चेतनता प्रतीत होती है, पुरुष के शरीर में पुरुष में चेतनता प्रतीत होती है, केश नक आदि में चेतनता प्रतीत नहीं होती। और स्वभाव में भी विरोधाभास है, इनको काट दो पीट दो तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन शरीर को काट दो पीट दो तो दर्द होता है।
यानी पारिमाणिक को टीका में अर्थ किया केस, पारिमाणिक केस आदियों का स्वगत परिणामात्मक, स्वगत जो परिणाम है, तो स्वगत स्व में गया हुआ जो परिणाम है, लंबा है, मोटा है, पतला इत्यादि, और इसमें काटना पीटने आदि से दर्द आदि नहीं होता, बारीक आदि भी होता है। और चेतन जीवात्मा कैसा है, उसका उस शरीर से युक्त होकर के उसमें दर्द आदि होता है, शरीर को यदि काटेंगे पीटेंगे तो। इसलिए तो महान भेद होने पर भी यहाँ पर प्रकृति विकृति भाव है। इसमें पुरुष में और केश नकारी में प्रकृति विकृति भाव है। इसलिए प्रकृति विकृति भाव हो जाने के कारण ब्रह्म जगत के प्रति कैसा है, कारण है, उपादान कारण है, निमित्त कारण तो पहले से ही है। अब कहते हम जैसे तथा उसी प्रकार से गोमयादि नाम वृश्चिक आदि नाम चा, एक दृष्टांत दिया जैसे पुरुष का और कृष्णकादियों के स्वरूप में भेद है, स्वभाव में विरोधाभास है परिणाम को लेकर, उसी प्रकार से गोमयादि में और वृश्चिक आदियों में भी परस्पर भेद है परिणाम को लेकर के, स्वभाव को लेकर के। गोमय आदि तो एक स्थान पड़ा रहते हैं, वृश्चिक आदि शरीर कैसे होते, चलने फिरने वाले होते हैं, यहाँ पर भी भेद है। अब कहते हैं अब पुनः शंका करते हैं, कहते हैं दोनों में जहाँ पर प्रकृति और विकृति भाव होता है, जहाँ पर प्रकृति और विकृति भाव होता है दोनों में, तो प्रकृति और विकार भाव दोनों का सादृश्य बोलने वालों के द्वारा कहना चाहिए कि आत्यंतिक या आत्यंतिक भेद को लेकर के या तो किंचित लेकर के यहाँ पर कार्य कारण भाव होता है। हमें जो प्रकृति और विकृति कहते हैं, पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रकृति विकृति में समानता होने से तो वहां पर कार्य कारण भाव प्राप्त हो जाता है। तो हम उन पूर्व पक्षी से पूछते हैं कि जहाँ पर प्रकृति विकृति भाव है दोनों में, तो वहां पर सादृश्य बोलने वालों के द्वारा उनको बताना चाहिए कि आत्यांतिक रूप से सादृश्य होने पर प्रकृति विकृति भाव होता है, अथवा इत किंचित भेद को लेकर के, यत किंचित सादृश्य को लेकर के प्रकृति विकृति भाव होता है। तो कहते हैं आदि पहले प्रश्न को लेकर के आत्यांतिक रूप से सादृश्य है, ये समानता है। 662 नंबर पृष्ठ की टीका की पहली पंक्ति और 962 की पहली पंक्ति टीका की और 961 की पहली अंतिम पंक्ति टीका की। तो यहाँ पर वहीं से प्रश्न आया, प्रकृति विकृति भाव जो कहते हैं पूर्व पक्षी, दोनों में सादृश्यता होना चाहिए। तो ऐसे बोलने वालों के द्वारा हम पूछते हैं कि आत्यांतिक रूप से समानता हो जाने पर प्रकृति विकृति भाव होता है, अथवा थोड़ी सी समानता होने से प्रकृति विकृति भाव होता है। किसको लेकर के प्रकृति विकृति भाव होता है? तो आदि में दोष देते, सिद्धांती आदि पहले विकल्प में दोष देता है कि अत्यंत भाष्य में 962 नंबर पृष्ठ की पंक्ति पहली पंक्ति, अत्यंत सारूपे चा प्रकृति विकार भाव एव प्रलीयते, अत्यंत समानता हो जाने पर, अत्यंत समानता हो जाने पर प्रकृति विकार भाव ही नाश हो जाता है। प्रकृति विकृति भाव ही कैसे हो जाता है? लय हो जाता है। जो प्रकृति विकार भाव ही प्रलीयते, लय हो जाता है। जैसे मृत्तिका और घट का अत्यंत सारूप हो गया तो समानता हो गई, तो फिर कैसे होगा? प्रकृति विकृति भाव नहीं होगा, नहीं होगा तो मृत्यु गए। हाँ, तो इसलिए मतलब कैसे हो गया? सारूप हो गया, समानता हो गई ना, तो समानता हो जाने से प्रकृति विकृति भाव ही लय हो जाता है, नाश हो जाता है। अब उसी को विवरण करते हैं, वर्णन करते हैं। तो द्वितीय की आशंका को लेकर के यहाँ पर द्वितीय में यत्किंचित भेद को लेकर के
यत्किंचित यत्किंचित सादृश्यता को लेकर के प्रकृति विकृति भाव होता है, तो उसमें वर्णन करते हैं। तो द्वितीय की आशंका करके ब्रह्म और जगत का भी यहाँ पर कहते सत्य होने से ब्रह्म जगत में थोड़ा विलक्षण भेद है। यहाँ पर द्वितीय पक्ष की आशंका करके ब्रह्म और जगत में यत्किंचित सादृश्य होने से प्रकृति विकृति भाव सिद्ध हो जाएगा। जैसे ब्रह्म और जगत में यत्किंचित सादृश्य है, तो द्वितीय में किंचित सादृश्य को लेकर के प्रकृति विकृति भाव हो जाएगा, सादृश्य लेकर। तो यहाँ पर द्वितीय में कहते हैं ब्रह्म और जगत का कैसे यत्किंचित थोड़ा सा, कैसे यत्किंचित सादृश्य होने से तत्सत्वात् सादृश्यता होने से प्रकृति विकृति सिद्धि हो जाएगी। उसको लेकर कहते हैं अत। भाष्य में अत उच्यते, इसके विषय में हम कहते हैं अस्ति कश्चित पार्थिवत्व आदि स्वभाव पुरुषादि नाम केश नकादिषु अनुवर्तमानो गोमयादि नाम च वृश्चिक आदिषु इति। अस्ति है कश्चित, जैसे पार्थिवादि स्वभाव है, पार्थिवादि स्वभाव है किसमें? पुरुष आदियों में भी और केश नकादियों में भी। पुरुष आदियों का केश नकादियों में पार्थिवत्व अंश का प्रयोग होता है। केश नकादि में जैसे पुरुष आदियों का पार्थिवत्वादि स्वभाव वाला है, उसी प्रकार केश नकादियों में भी पार्थिवत्व है। कैसा आता है? पार्थिव अंश जाता है ना। और उसी के कहते हैं अनुवर्तमानो, अनुवर्तन होता है। केश नकादियों में भी पार्थिव अंश का अनुवर्तन होता है। गोमयादि नाम अनुवृत्ति, अनुवर्तन का अर्थ अनुवृत्ति। जैसे यहाँ पर जैसे हम अनुवर्तन है ना, जैसे एक शब्द में तो अनुवृत्ति आती, जैसे वहां का ये नियम है तो यहाँ भी चलेगा, वहां का ये नियम है तो यहाँ भी चलेगा। अब दूसरी जैसे अरे जो ज्ञान इंद्रिय है भूत की, एक ही इंद्रिय भूत की है तो दूसरी इंद्रिय भी भूत की है। ये ना, जैसे ये मृत्तिका जैसे ईंट आदि है, तो वो ईंट भी ऐसे ईंटें बनी हुई हैं। घर किसी कोई मकान पत्थर का बनाया तो दूसरे वाले व्यक्ति उसी प्रकार से पत्थर के बनाने लगते हैं, है ना। मिट्टी का के बताते, मिट्टी जैसे मृत्तिका, जैसे मेरे कुम्हार ने घट को मृत्तिका से बनाया तो सकोरा आदि में भी मृत्तिका की उसने बना दिए, है ना। तो अनुमृति का अर्थ हो गया उसके ऊपर का नियम नीचे में भी लागू हो जाएगा। ऊपर का जो नियम लगा हुआ है नीचे में भी आएगा। जैसे और दूसरा उदाहरण है कि जैसे इस स्थान पर दूसरा नहीं आ सकता, घर वालों को छोड़ करके, जैसे सामान्य घर वालों को छोड़ करके विशेष भी नहीं आ सकते और सामान्य भी नहीं आ सकते। ऐसे विशेष को खंडन कर दिया कि यहाँ पर नहीं आ सकते, दूसरे लोग भी नहीं आ सकते। इस प्रकार से तो नियम लागू हो जाना, अनुवृत्ति का अर्थ अनुवर्तन, नियम लागू हो जाना। तो इसलिए यहाँ पर वो हो जाएगा। यहाँ पर कहते हैं जैसे, अब जैसे और दूसरा यही है ना, जैसे पुरुष का शरीर कैसा है? पृथ्वी अंश है, पार्थिव है ना। तो जैसे पुरुष का शरीर पार्थिव अंश से प्रधान वाला है, उसी प्रकार से केश और नख में भी पार्थिवत्व है। कैसा है? पृथ्वी का अंश है। पुरुष का शरीर पृथ्वी प्रधान है तो पृथ्वी का बना हुआ है, उसी प्रकार से पुरुष के जो नख और केश हैं वह भी किसके बने हुए हैं? पृथ्वी से ही बने हुए हैं। तो उसमें पृथ्वी अंश की अनुवृत्ति हो रही है, अनुवर्तमानो। तो इस प्रकार से पुरुष आदियों का तो पार्थिव आदि स्वभाव है, उसी पर केश नख आदि में भी अनुवर्तन होता है। गोमय आदि का, तो गोमय आदि भी कैसे पार्थिव अंश वाले हैं, उसी प्रकार से वृश्चिक आदियों में भी वो कैसा होता है? पार्थिव अंश की अनुवृत्ति होती है। गो का विकार जो गोबर आदि है वो मृत्तिका से बना हुआ है। किससे है? उसमें पृथ्वी प्रधान है,
प्रधान है, क्योंकि भली गाय ने खाया हो घास आदि, उससे गो का गोमयन गो का विकार उत्पन्न हो गया, तो उसमें जैसे है गोबर भी पार्थिव है। हाँ पार्थिव होगा तो पृथ्वी का अंश हो गया ना गोमय, तो पार्थिव अंश। उसी प्रकार से उससे उत्पन्न होने वाले वृश्चिक आदि का शरीर भी पार्थिव अंश प्रधान है। तो दोनों, तो यहाँ पर अनुवर्तन हो गया। पीछा करना भी होता है ना स्वामी? पीछा करना हो गया, हाँ पीछा करना होता है, अनुवर्तन करना, पीछे पीछे नियम लागू हो जाना, वहां का नियम यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे पुरुष का शरीर पृथ्वी प्रधान है, उसी प्रकार से केश नख आदि भी पृथ्वी से ही बने हुए हैं, तो अनुवर्तन हो गया इसमें। इस पीछे पीछे मतलब साथ उस प्रकार का नियम लागू हो जाना, तो उस प्रकार का संग हो जाना। पार्थिव है तो पार्थिव इसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से, यत किंचित समानता को लेकर के, सादृश्यता को लेकर के कैसे हो जाएगा, कार्यकरण भाव हो जाएगा। मतलब कैसे हो जाएगा, अरे वहां पर विलक्षण भेद हो जाएगा, तो विलक्षण भेद हो जाने से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं होगा, तो उसको यहाँ पर समाधान कर दिया। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा विलक्षण भेद है, फिर भी ब्रह्म जगत के प्रति कैसे कारण है। तो यहाँ पर कहते हैं कि विलक्षणत्म, विलक्षण का विकल्प करके दूषणांतर कहते हैं, दोष को कहते हैं। अच्छा कहते हैं कि ब्रह्मणो अपि तरी सत्ता लक्षण स्वभाव आकाश आदिषु अनुवर्तमानो दृश्यते। जैसे जैसे पुरुष के शरीर में पृथ्वी प्रधान है, तो उससे उसी पुरुष से के शरीर से उत्पन्न होने वाले केश और नख आदियों में भी पृथ्वी का प्रवेश होता है। और कहते हैं जैसे गोमय आदि पृथ्वी प्रधान है, तो उनके उसी प्रकार से गाय वो वृश्चिक आदि में भी गोमय का प्रवेश होता है, अनुवर्तन होता है। कहते हैं उसी प्रकार से ब्रह्मणोपि तरी, तब तो ब्रह्म का भी सत्ता लक्षण वाला जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का भी सत्ता लक्षण स्वभाव वाला ब्रह्म का भी आकाश आदि अनुवर्तन मानो दृश्यते, अनुवृत्ति देखी जाती है। ब्रह्म की जैसे पुरुष के शरीर में पृथ्वी प्रधान है, तो उस केश नख आदि में पृथ्वी का प्रवेश होता है, अनुवर्तन होता है। उसी प्रकार से सत्ता लक्षण वाला ब्रह्म का भी, सत्ता लक्षण स्वभाव वाले ब्रह्म का भी आकाश आदि में अनुवर्तमानो दृश्यते देखा जाता है। घटो आकाश अस्ति, वायु वायु अस्ति, तेज अस्ति, तो अस्थि रूप से वहां पर ब्रह्म का क्या होता है, अनुवर्तन होता है। आकाश है, वायु है, तेज है, जल है, पृथ्वी है, इस प्रकार से। क्योंकि संपूर्ण जगत कैसे ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वहां पर इसी सत्ता लक्षण जैसे आकाश आदि जैसे पृथ्वी अंश का कृष्ण का आदि अनुवर्तन होता है, उसी प्रकार सत्ता लक्षण वाले ब्रह्म का भी आकाश आदि में अनुवर्तन देखा जाता है। कुछ चीजों में स्वामी जी सत्ता होती है, किसी में सत्ता और चेतना होती है, फिर सत्ता ज्ञान चेतना ये कम देखने को मिलती है। हाँ, तो उसमें सत्ता ज्ञान चेतना और आनंद ये चारों चीज लक्षण मिलते हैं। जहाँ पर अंतःकरण रहता है, जहाँ पर, तो वहां पर चेतना भी प्रतीत होती है, ज्ञान भी प्रतीत होता है, सब कुछ प्रतीत हो जाता है। अब जहाँ पर अंतःकरण नहीं है, वहां पर सत्ता रूप से ही सत्ता ही अकेला अनुवर्तन देखी जाती है, सत्ता की अनुवृत्ति है ना। तो अंतःकरण को लेकर के ही वो भाषित होता है। अंतःकरण में ज्ञान होता है, वहीं विशेष रूप से स्पष्ट भान होता है। सामान्य में तो सत्ता रूप से ही स्वीकार किया जाता है। अब उसी को लेकर कहते हैं कि विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकम जगतो दूषयतः किम अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तमानम अननुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेत्य उत यस्य कस्यचिद अत चैतन्य स्थिति वक्तव्यम। तो अब यहाँ पर सिद्धांती पूर्व पक्षी से कहता है कि कार्य और कारण में विलक्षण होने से, कार्य में कारण के साथ विलक्षण भेद हो जाने से, तो ब्रह्म जगत के प्रति कारण है, ऐसे हमने जो कहा था,
तो जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, ऐसा हमने कहा था। तो ऐसा उसको दूषण करने वाले उनसे हम पूछते हैं। ब्रह्म जगत के प्रति कारण है, उस कारण में दोष लगाने वाले पूर्व पक्षी से। विलक्षण कारण में विलक्षणता होने से ब्रह्म जगत के प्रति हमने कारण सिद्ध कर दिया। उस कारण में दोष लगाने वालों से हम पूछते हैं कि अशेष ब्रह्म स्वभाव वाले संपूर्ण का अनुवर्तन न होने कारण विलक्षण को स्वीकार करके, अरे कार्य कारण में विलक्षण होने से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता। अथवा यस्य कस्यचित, अथवा कहते हैं यस्य कस्यचित को लेकर के अनुवर्तन न होने से, कार्य और कारण में विलक्षणता होने से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता। अथवा चैतन्य को लेकर के कार्य, क्योंकि जगत जड़ दिख रहा है और चेतन दिखता है, उसमें चैतन्य का अनुवर्तन न होने से, कार्य कारण में विलक्षणता होने से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता। तो तीन को लेकर के तीन विकल्प कर दिए, यानी विलक्षण रूप कारण से जगत विलक्षण रूप कारण हेतु दे दिया। कार्य और कारण में विलक्षण होने से जगत जो ब्रह्म का कार्य है, ऐसा जो हमने कहा था, उसको खंडन करने वाले से पूछते हैं, दोष लगाने वाले से हम पूछते हैं कि अशेष ब्रह्म भाव का, अशेष ब्रह्म स्वरूप का अनुवर्तन न होने कारण उसमें कार्य और कारण में, ब्रह्म में और जगत में विलक्षण भेद को स्वीकार करके आप उस ब्रह्म का खंडन कर रहे हैं, जगत का प्रति कारण का खंडन कर रहे हैं। अथवा जिस किसी निमित्त को बना करके अरे ब्रह्म की अनुवृत्ति नहीं हो रही है, तो विलक्षण भेद है। यस्य किसी के धर्म को लेकर के भेद हो जाता है, जिस किसी के धर्म को लेकर भेद हो जाता है, इसलिए ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं है। अथवा चैतन्य की अनुवृत्ति न होने से, जड़ और चेतन में भेद होने से ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से आप जगत के प्रति ब्रह्म का खंडन कर रहे हैं कारण रूप से। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत पहले प्रथम पक्ष में सिद्धांती दोष लगाता है। कहते हैं जगत में, समस्त ब्रह्म स्वभाव वाले जगत में चेतनत्व आदि का अनुवर्तन न मानने से न ब्रह्म कार्यत्म जगत की जो पक्ष है, संपूर्ण जगत ब्रह्म का विलास है, संपूर्ण जगत ब्रह्म का ही कार्य है। ऐसे जगत में चेतन आदि का अनुवर्तन न होने से ब्रह्म जगत के प्रति कारण नहीं हो सकता, ब्रह्म का कार्य जगत नहीं है। ऐसे पक्ष में सर्व सामरूप पक्ष में प्रकृति विकार भाव, तो प्रकृति विकार भाव है इति जो दोष हो रहा है प्रकृति विकार भाव में, क्योंकि समानता देखी जाती है इसी कार्य कारण में विलक्षण होने से ब्रह्म का अनुवर्तन न होने कारण, इसलिए कार्य कारण भाव नहीं बन सकता। ऐसा जो कहा था उसमें असंगत है, पहले पक्ष में तो दोष है, उसको लेकर के खंडन करते हैं पहले पक्ष को। तो कहते हैं क्या खंडन करते हैं कि प्रथम भाष्य में, प्रथम विकल्पे समस्त प्रकृति विकार भावो उच्छेद प्रसंग, पहले विकल्प में समस्त प्रकृति विकार भाव का उच्छेद प्रसंग हो जाएगा। यदि ब्रह्म का अनुवृत्ति नहीं होगी, अशेष ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन नहीं मानेंगे, भेद मानेंगे, तो यहाँ पर समस्त प्रकृति विकृति जो भाव है उसका उच्छेद प्रसंग हो जाएगा। तो कैसे, उसी को विवरण करते हैं। नहीं असति अतिशय प्रकृति विकार भाव इति भवति, कहते यहाँ पर अतिशय न होने पर,
ये तो चले गया।